नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, H.G. वेल्स जैसे प्रसिद्ध लेखक की दो कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। और तेज भागने का नुस्खा और दूसरी कहानी मौत के साए में। अब प्रस्तुत है उनकी तीसरी कहानी जादुई खिलौनों की दुकान। H.G. वेल्स की कलम से निकली द मैजिक शॉप शीर्षक से यह कहानी एक फैंटेसी के रूप में मशहूर हुई। इसका सबसे पहले प्रकाशन जून 1903 में द स्ट्रेंज मैगजीन में हुआ और 1913 तक यह कहानी इतनी मशहूर हो गई कि उसे उनके बहुत प्रतिष्ठित संकलन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर स्टोरीज में स्थान मिला। विज्ञान कथाओं के लेखक का इस रूप में भी कल्पनाशील होना अचंभित करता है। जादुई खेलों की इस दुकान को मैंने दूर से कई बार देखा और एक आध बार तो मेरा उसके सामने से भी गुजरना हुआ। बाहर से उस दुकान की अलमारियों में तमाम तरह के ऊटपटांग सामान का नज़ारा देखा जा सकता है। जादुई गेंद, जादुई मुर्गी, अजीब से दिखने वाली आकृतियों के ठोस पिंड, बोलने वाली गुड़ियाँ, टोकरी में से करिश्माई चीज़ें निकलने का सामान, जादू दिखा सकने वाले ताश की गड्डी जो वैसे देखने में एकदम मामूली लगे, और दूसरी न जाने क्या क्या चीज़ें। कई बार दूर से देखते हुए गुजरने के बावजूद मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि एक बार भीतर जाकर देखूं, और उस दिन वह मौका आया भी तो एकदम अचानक। उस दिन मेरा बेटा गिप मेरे साथ था और उसी ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे उस दुकान के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, और अब इस बात के सिवाय कोई चारा नहीं था कि मैं उसके साथ दुकान के अंदर चला जाऊं। मैंने रीजेंट स्ट्रीट पर कभी ऐसी दुकान की कल्पना भी नहीं की थी, जिसके एक ओर फोटोग्राफर की दुकान थी और दूसरी ओर एक पोल्ट्री। लेकिन उस वक्त तो ऐसी दुकान ठीक मेरी आंखों के सामने थी। वह ठीक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के नुक्कड़ के लगी हुई थी, जहां से होलबर्न का रास्ता जाता है। हमेशा आंख के आगे से वह दुकान बिना कोई स्पष्ट पहचान दर्ज किए किसी छाया की तरह गुजर जाती थी, लेकिन आज उसका होना एकदम साफ था, और जो भी जाहिर तब हो गया जब मेरे बेटे गिप ने अपनी उंगलियों से दुकान के शीशे के दरवाजे को थपथपाया। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं इसे खरीद लेता, गिप ने एक गायब हो जाने वाले अंडे की ओर इशारा करते हुए और कहा, और साथ ही उस रोने की आवाज़ निकालने वाले गुड्डे की ओर ललचा उठा। सचमुच वह गुड्डा बहुत सजीव दिखने वाला खिलौना था। तभी बहुत रहस्यमय ढंग से एक कार्ड सामने आ गया, जिस पर लिखा था, एक खरीदो और अपने दोस्तों को हैरत में डाल दो। गिप अपने चारों ओर बहुत कुछ देखकर पगलाया हुआ सा था। एक खोखले शंकु को देखकर वह अपने आप से बोल उठा, मुझे पता है, इस शंकु के नीचे कुछ भी रखोगे तो वह चीज़ गायब हो जाएगी। और वो पापा, गायब हो जाने वाला सिक्का देखो, ऐसे रखा गया है कि पता नहीं चलता कि यह करिश्मा होता कैसे है। मेरा बेटा गिप इस मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। वह किसी दुकान में घुसने से पहले कुछ पूछने कहने में विश्वास नहीं करता। उसने तो बस मेरी उंगली थामी और मुझे उस दुकान के भीतर ठीक वहीं ले गया जहाँ उसका मन था। वो देखो, उसने कहा और अपनी उंगली से एक जादुई बोतल की ओर इशारा किया। इसका तुम क्या करोगे? मैंने उससे पूछा। मेरे सवाल से उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। मैं इसे जेसी को दिखाऊंगा। गिप, अब तो तुम्हारा जन्मदिन बस कुछ ही दिन दूर है, मैंने उसे जरा बहलाने के लिए कहा, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरी उंगली पर अपनी पकड़ मजबूत की और दुकान के कुछ और अंदर आ गया। वह कोई साधारण दुकान नहीं थी, वह जादुई खिलौनों की दुकान थी, और गिप को उसमें मगन हो जाना ही था। वहां पहुंचकर उसने मुझसे बातचीत का सिलसिला भी रोक दिया। उस संकरी सी दुकान में रोशनी जरा मंद थी और उसके दरवाजे की घंटी एक उदासी भरे से स्वर में बजती थी। कुछ देर के लिए हम वहां अकेले खड़े रह गए थे। वहां के नीची छत वाले काउंटर के पास कांच के केस में एक कागज की लुगदी का बना हुआ एक चीता रखा था, जिसकी कांच की आंखें डरावनी लग रही थीं, और वह उसका सिर
किसी मशीनी तरीके से हिलता हुआ दिख रहा था। वहाँ बहुत से कांच के गोले सजे हुए थे। मानव मूर्तियाँ थीं, जिनके हाथों में तरह तरह के कार्ड दिख रहे थे। अलग अलग आकार के जार थे, जिनमें जादुई मछलियाँ नजर आ रही थीं, और तरह तरह के जादुई टोप थे जो टंगे हुए थे। फर्श फर्श अलग अलग ढंग के आईने रखे हुए थे। किसी के आदमी की छाया बेतुके ढंग से लंबी और सीकिया दिखती थी, तो किसी में आप एकदम बौने नजर आते थे। यह सब आईने हमारी आकृति को अपनी अपनी जगह से अजीब बनाकर दिखा रहे थे, जिन्हें देखकर अपनी हंसी रोक पाना संभव नहीं था। हम अभी उन आईनों के सामने ही थे और हंसी से लोटपोट हो रहे थे, तभी उस दुकान का सेल्समैन वहां आकर खड़ा हो गया। वह भी एक अजीब ही इंसान था। पक्का काला रंग था उसका, एक कान दूसरे से बड़ा था और उसकी ठुड्डी कलम की निब की तरह नुकीली थी। आपको क्या खास चीज़ दिखाई जाए जनाब? उसने अपनी लंबी बाहों को चारों तरफ लहराते हुए हमसे पूछा, और तभी हमें उसके वहाँ होने का एहसास हुआ। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ मज़ेदार लेकिन आसान सी जादू चीज़ दिखाइए, मैंने कहा। मशीनी या घरेलू टाइप? उसने पूछा। कैसी भी, लेकिन मनोरंजक होनी चाहिए, मैंने जवाब दिया। उसने अपना सिर खुजाते हुए आवाज़ निकाली, मानो कुछ सोच रहा हो, और फिर अचानक फुर्ती से वह अपनी हथेली में एक कांच की गेंद ले आया और उसे हमारी तरफ बढ़ा दिया। कुछ ऐसा ही पसंद है? उसने हमसे पूछा। उसकी यह हरकत हमें भौचक करने वाली थी। अलग अलग तमाशाइयों से मैंने ऐसे खेल पहले ना जाने कितनी बार देखे थे। दरअसल यह बहुत मामूली किस्म का खेल है, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। अच्छा है, मैंने कहा, और हंस भी पड़ा। है ना? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस बातचीत से बेखबर गिप ने हाथ बढ़ाकर सेल्समैन की हथेली से वह कांच की गेंद लेनी चाही, लेकिन उसके हाथ तो खाली थे। वह गेंद तुम्हारी जेब में है, सेल्समैन ने जवाब दिया, और गेंद सचमुच जिप की जेब में थी। इसकी कितनी कीमत हुई? मैंने पूछा। हम इन कांच की गेंदों का कोई पैसा नहीं लेते, हम तो यूं ही ये मिल जाती हैं। और उसने एक वैसी ही गेंद अपनी कोहनी से निकालते हुए अपनी बात पूरी की, ऐसे एकदम मुफ्त। कहने के साथ ही उस आदमी ने अनायास कांच की एक गेंद अपनी गर्दन के पीछे से निकाली और सामने काउंटर पर रख दी। गिप ने अपने पास जेब से रखी गेंद को बहुत नायाब चीज़ की तरह सहेजा हुआ था, और अब उसकी नज़र उन सामने रखी दोनों गेंदों पर से घूमती हुई सेल्समैन पर आकर टिक गई। सेल्समैन मुस्कुराया। ये दोनों गेंद उठा लो, अरे एक और भी लो। और उस आदमी ने एक गेंद अपने मुंह से भी निकालकर गिप को थमा दी। गिप ने शांत नज़र से मेरी ओर देखा, और फिर उतनी ही खामोशी से वह दोनों कांच की गेंदें उठा ली। अब उसके पास 4 गेंदें थीं। अब गिप ने मेरी उंगली थामी और अपने आगे के अभियान पर चल पड़ा। सेल्समैन हमारे साथ था, और उसने इशारे से बताया कि इस तरह की और भी छोटी छोटी मज़ेदार चीज़ें दुकान के उस हिस्से में मिलेंगी। यहाँ आना किसी बड़े स्टोर में जाने के मुकाबले सुविधाजनक है। मैं हंस पड़ा और मैंने उसकी बात में जोड़ा, और सस्ता भी। चलते चलते उस सेल्समैन ने मुझे समझाने की कोशिश की कि उसे अपनी दुकान का लगभग सारा सामान अपने जादुई हैट में ही मिल जाता है, और यह भी कि हमारी दुकान जैसा असली जादुई सामान रखने वाला कोई बड़ा स्टोर है ही नहीं। आपने हमारे बोर्ड पर भी पढ़ा होगा, असली जादुई चीज़ों की दुकान। और अपनी बात कहते कहते उसने अपना गाल थपथपाया और वहाँ से एक बिजनेस कार्ड उठाकर मुझे थमा दिया। उस कार्ड पर भी असली लिखा हुआ था। उस आदमी ने उस असली शब्द पर उंगली रखकर मुझे दिखाया और भरोसा दिलाया कि इसमें कोई जादूगरी नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, यह आदमी ऐसे बात करने में खासा माहिर है। फिर वह सेल्समैन गिप की ओर घूमा और उसने गिप से पूछा, तुम्हें पता है, तुम एक बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो। मुझे बहुत हैरत हुई कि यह बात इस सेल्समैन को कैसे मालूम है, जबकि हम लोग घर पर भी इस बात का ज़्यादा शोर नहीं करते हैं ताकि बच्चा बिगड़ न जाए।
किप ने इस बात को लगभग अनसुना करते हुए आगे कहना जारी रखा। इस पर उस आदमी ने अपनी अगली बात कही, उस दरवाजे के केवल तुम्हारे जैसे बच्चे ही भीतर आ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। अगर कोई गंदा बच्चा उस दरवाजे से आने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा अकड़ जाता है और बच्चे को आने नहीं देता। बच्चा जब परेशान होता है तो उसके माता पिता को उसे बताना पड़ता है कि यह दरवाज़ा बंद है। अरे नहीं, ऐसा कैसे होता है? मैंने अविश्वास से पूछा। ऐसा ही है, उस आदमी ने जोर देकर कहा। शैतान और बिगड़ैल बच्चों के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। तभी उस सेल्समैन ने दरवाजे की ओर इशारा करके मुझे दिखाया। एक छोटा गोरा अंग्रेज लड़का दरवाजे पर खड़ा मिठाई चाट रहा था। ज़रूरत से ज़्यादा चटोरेपन के कारण उसका शरीर बेडौल हो गया था और अपने एक हाथ से वह दरवाज़ा ऐसे पीट रहा था मानो उस पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया हो, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। उस असहाय से दृश्य को देखकर मैं उस ओर बढ़ा तो सेल्समैन ने मुझे समझाया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है सर, ऐसे बदहाल बच्चे के लिए दरवाज़ा बिल्कुल ही नहीं खुलेगा। तुम यह कैसे करते हो भाई? मैंने हैरत से बेहाल होते हुए उससे पूछा। जादू है, उस आदमी ने दो शब्द बोलकर अपना हाथ लापरवाही से हवा में लहराया और उसकी उंगलियों में रंग बिरंगी चिंगारियां फुलझड़ी की तरह ऐसे छिटक गईं कि दुकान की दीवारों पर उनके रंग चमके और बुझ गए। अब वह सेल्समैन गिप की ओर घूमा। दुकान में घुसते समय तुम कह रहे थे कि तुम हमारे उस बॉक्स को देखना चाह रहे थे जिसके बारे में लिखा था कि खरीदो और अपने दोस्त को अचंभे में डाल दो। जरा कुछ सोचकर गिप ने हाँ में उत्तर दिया। वह तुम्हारी जेब में है, सेल्समैन ने आराम से जवाब दिया। फिर वह काउंटर पर झुका और उसका कद और शरीर बहुत लंबा हो गया। उसने हवा में हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ अपनी मुट्ठी में ली और हमारे सामने पेश कर दी। उसके मुंह से एक शब्द निकला, कागज़, और अपने हैट से उसने कागज़ निकाल लिया। फिर उसने बोला, धागा, और अपने मुंह से वह खींच खींच कर धागा निकालने लगा और सामान को पैक करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने धागे का पूरा गुल्ला ही मुंह में दबा रखा हो। फिर उसने मोमबत्ती को एक बोलने वाले पुतले की नाक से छुआया और मोमबत्ती जल उठी। फिर हमने देखा कि उस सेल्समैन की उंगलियां ही पार्सल सील करने वाली लाल लाख बन गई और वह उसके पैक किए गए पैकेट्स को सील करता रहा। फिर उसने कहा, गायब हो जाने वाला अंडा भी तो था, और उसे मेरे कोट की अंदर की जेब से वह अंडा मिल गया। वह भी पैक किया गया। फिर उसने वह रोने की आवाज़ निकालने वाला गुड्डा लिया जो बेहद सजीव दिख रहा था, उसे भी पैक किया। एक एक करके सारे पैक किए गए पार्सल गिप के पास पहुंचते गए और गिप उन्हें थामकर अपने सीने से सटाकर संभालता रहा। वह एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखें चहक रही थीं। उसकी बाहों के बीच खुशी का खजाना था और चेहरे पर अलग अलग तरह के भाव तैर रहे थे। वहाँ सचमुच असली जादू का रंग था। तभी जब मैं बिल्कुल चलने को हुआ, मुझे अपने हैट में कुछ मुलायम सी फुदकन महसूस हुई। मैंने अपने हैट को उतारकर झटक दिया तो उसमें से एक कबूतर निकला और मैंने देखा कि वह काउंटर की ओर उड़ा और कागज़ की लुगदी से बने चीते के पीछे जाकर एक गत्ते के डिब्बे में छिप गया। हट हट, उस सेल्समैन ने मेरे हैट से उस परिंदे को भगाने का उपक्रम किया। चंचल पक्षी है। उसने मेरे हैट को लेकर उसे 2-3 झटके दिए। उसमें से 3 अंडे निकले। एक बड़ा कांच निकला, एक घड़ी, करीब 6-7 कांच की गोलियां, तुड़े मुड़े कागज़ के टुकड़े और बहुत सी चीज़ें मेरे हैट से निकलती आ रही थीं और वह आदमी लगातार बोले जा रहा था। लोग अपने हैट तक साफ सुथरे नहीं रखते। पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचरा इसमें भरकर रखा है। उसके शब्दों में नम्रता थी, लेकिन वह मुझे अभद्र अशिष्ट ठहराता जा रहा था। अपने हैट में क्या क्या जमा कर रखा है सर आपने? केवल आप ही नहीं सर, सभी ग्राहकों का एक जैसा ही हाल है। वह बोले जा रहा था। चीज़ें हैट में से निकलकर गिरती जा रही थीं और उनका ढेर लगता जा रहा था। कोई नहीं जानता सर कि इंसान अपनी सफ़ेद पोशी के नीचे क्या क्या छिपाए रहता है।
जैसे कि वह एक सजी संवरी कब्र हो जिसके नीचे बहुत कुछ दफन हो। अचानक उसकी आवाज़ थम गई, जैसे कि किसी ने बजते हुए ग्रामोफोन पर पत्थर मार दिया हो। उसी समय हैट से गिरते हुए सामान और कागज़ों की आहट भी थम गई। एकदम सन्नाटा छा गया, चारों ओर गहरी स्तब्धता। मेरे हैट का काम हो गया? कुछ पल ठहरकर मैंने पूछा। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने गिप की ओर देखा और गिप ने मेरी ओर। जादुई आईने में हमारे विकृत बेडौल प्रतिबिंब नजर आ रहे थे, जो बहुत ही अजीब थे, एकदम खामोश और जैसे गमगीन। मैं कहता हूँ अब हमें जाना चाहिए, मैंने उस सेल्समैन से ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा। हमारा बिल बताइए और कृपया मेरा हैट मुझे वापस कीजिए। वो तो आपके पीछे सामान के ढेर में कहीं दबा पड़ा होगा। पीछे जाकर देखो गिप, यह आदमी तो हमारा मजाक उड़ा रहा है, मैंने खींचकर कहा, और गिप के साथ उधर बढ़ चला जिधर वह सिर हिलाता हुआ चीता रखा हुआ था। क्या कोई सोच सकता है कि वहाँ काउंटर के पीछे क्या होगा? कुछ भी नहीं था, बस मेरा हैट फर्श पर पड़ा था और एक खिलौना खरगोश साथ में ऐसे रखा था मानो किसी ध्यान में लीन हो। मैंने अपना हैट आगे बढ़कर उठा लिया और मैंने देखा कि वह खरगोश भी मेरे साथ फुदकता फुदकता आ गया। पापा, गिप की भाव बेहोर आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। क्या हुआ? मैंने पूछा। यह दुकान मुझे बहुत अच्छी लग रही है पापा। मुझे भी, मैंने मन ही मन में कहा, बशर्ते यह जादुई काउंटर खिसक हमारा दरवाज़ा ना बंद कर दे। मैंने गिप से इस बारे में कुछ नहीं कहा। पूसी, उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस खरगोश को इशारा किया जो हमारे साथ फुदकता हुआ आ रहा था। पूसी, गिप को जादू करके दिखाओ। खरगोश घूमकर उधर गया जिधर एक दरवाज़ा था जो मुझसे अभी तक अनदेखा रह गया था। तभी वह दरवाज़ा खुला और वह सेल्समैन, जिसका एक कान दूसरे कान से बड़ा था, उस दरवाजे से हमारे सामने आ गया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब मेरी नज़र उससे मिली तो मैंने देखा कि उसकी नज़र में हंसी के साथ थोड़ी चुनौती भी थी। आपको अपना शोरूम दिखाता हूँ सर, उसकी आवाज़ में एक लुभाने जैसा भाव था। गिप ने आगे बढ़कर मेरी उंगली पकड़ ली। मैंने काउंटर की ओर देखा और मेरी नज़र उस सेल्समैन से फिर मिली। उसका जादू कुछ ज़्यादा ही असर दिखाने लगा था। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने अपनी बात कही, लेकिन वाक्य पूरा होने तक मैं उस शोरूम के भीतर कदम रख चुका था। यहाँ सारी चीज़ें लाजवाब हैं, उस सेल्समैन ने कहा। माफ़ कीजिएगा सर, यहाँ कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो असल जादुई ना हो और आपको ठहरकर देखने को मजबूर न कर दे। तभी मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने मेरे कोट की बाहों से निकलती हुई किसी चीज़ को लपका। फिर मैंने देखा कि उसने पूंछ से एक सांप जैसे किसी छटपटाते जीव को पकड़ा हुआ था जो उस आदमी की पकड़ से छूटने के लिए जूझ रहा था। फिर उस आदमी ने उस जीव को लापरवाही से घुमाकर काउंटर की ओर उछाल दिया। इसमें कोई शक नहीं कि वह सांप जैसा जीव असलियत में कोई रबर का खिलौना रहा होगा, लेकिन जिस ढंग से उस आदमी ने झपटकर उसे थाम रखा था, उससे लगता था कि उसे जहरीले डंक वाले जानवरों से निपटने में महारत हासिल है। मैंने फिर गिप की ओर देखा, लेकिन गिप का ध्यान झूलने वाले जादुई घोड़े की ओर था। मुझे तसल्ली हुई कि गिप ने उसे लपलपाते सांप जैसे जीव को नहीं देखा। मैंने जरा धीमी आवाज में उस सेल्समैन से यूं ही पूछ लिया, आपके पास इस तरह के अजूबे और भी हैं क्या? मेरी आंख के सामने गिप और वह फड़फड़ाता हुआ जानवर अभी तक ठहरा हुआ था। वह हमारा नहीं था, शायद आपके साथ आया होगा। उस सेल्समैन ने वैसे ही दबे स्वर में जवाब दिया, लेकिन यह बताते समय उसकी मुस्कान पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा गहराई भरी थी। हैरत है, लोग न जाने कैसी कैसी बलाएं अपने साथ लिए चले आते हैं और ऊपर से अनजान भी बनते हैं। फिर वह गिप से पूछने लगा, तुम्हें और कुछ मनचाहा लग रहा है यहाँ? गिप तक सेल्समैन का सवाल पहुंचा और उसने जवाब में अपनी जिज्ञासा रख दी। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास भी था और उस आदमी के लिए सम्मान भाव भी।
क्या वह एक जादुई तलवार है? हाँ, वह एक जादुई तलवार है। यह न मुड़ती है न टूटती है और ना ही यह खेलने वाले की उंगलियां घायल करती है। यह तलवार किसी भी 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी को लड़ाई में अदृश्य बनाए रखती है। इसकी कीमत इसके आकार के मुताबिक आधे क्राउन से लेकर 6 पेंस तक है। नन्हे लड़ाकुओं के लिए यहाँ एक कवच भी है जो उन्हें सुरक्षित रखता है। साथ में यह खास जूते हैं जो लड़ाकू को फुर्तीला बनाते हैं। एक हेलमेट भी यहाँ है जिसे पहनकर बच्चे अदृश्य हो जाते हैं। ओह पापा, गिब खुशी से उत्तेजित हो उठा। मैंने कोशिश की कि मुझे इन चीज़ों की कीमत पता चले, लेकिन सेल्समैन ने मुझे अनसुना कर दिया। अब उस आदमी ने गिब की ओर रुख किया और गिब ने भी भड़कर उस सेल्समैन की उंगली थाम ली। उन दोनों ने मुझे नया जोश नजर आया और वह सेल्समैन अपने इस अभियान पर निकल पड़ा कि वह गिब को अपनी दुकान का सारा जादुई सामान दिखाकर ही छोड़ेगा। उस आदमी के हाव भाव से मेरे मन में थोड़ी घबराहट पैदा हुई और जरा झुंझलाहट कि गिब ने ऐसे मेरी उंगली छोड़कर उस आदमी के साथ जाना मंजूर कर लिया। इसमें कोई शक नहीं था कि वह सेल्समैन एक खुशनुमा इंसान था और उसकी दुकान बहुत से रोचक और अचरज में डाल देने वाले सामान से भरी हुई थी। बिना कुछ कहे मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। वह दोनों पूरी तरह मेरी निगरानी में बने हुए थे। कुछ भी हो, गिब को तो इस सब में मज़ा ही आ रहा था और यह मुश्किल नहीं था कि जब भी चाहे वह हम वहाँ से चले जाएं। उस दुकान का शोरूम एक घूमने लायक जगह थी। उसकी गैलरी में जगह जगह स्टैंड और स्टॉल लगे हुए थे। गैलरी को खम्भों और मेहराबों से खूबसूरत रूप दिया गया था और एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट बहुत सलीके से जुड़ा हुआ था। बीच बीच में हमारी सहायता के लिए लोग भी थे जो हमें देखकर हार्दिक स्वागत व्यक्त कर रहे थे। हमारी टेढ़ी मेढ़ी बेढंगी छवि दिखाने वाले आईने तो लगे ही थे जो बेहद मनोरंजक थे, इतने कि उन्हें देखते हुए मैं वह दरवाज़ा ही खोज नहीं पा रहा था जहाँ से हम आए थे। सेल्समैन ने गिब को बिना चाबी भरे या बिना किसी और सामान्य तरीके से चलने वाली रेलगाड़ी दिखाई। यह रेलगाड़ी एकदम सजीव दिखने वाले सैनिकों के जरिए चलती रुकती थी। एक खास बॉक्स था जिसका ढक्कन खोलने पर उसमें से एक सैनिक निकलता था। उस सैनिक से एक खास शब्द बोलना पड़ता था जिससे गाड़ी नियंत्रित होती थी। उस शब्द का उच्चारण मेरे लिए बेहद कठिन था, लेकिन आश्चर्य, गिब ने फौरन एक बार में उन्हें समझ लिया और वह उससे गाड़ी का आनंद ले सकने लगा। शाबाश गिब, उस आदमी ने गिब की दिल खोलकर तारीफ की। क्या तुम यह बॉक्स लेना चाहोगे? उस सेल्समैन ने गिब से पूछा। ज़रूर, लेकिन इसे लेने के लिए तो बहुत अमीर होने की ज़रूरत है, मैंने कहा। मेरा आशय था कि यह तो एक महंगा सामान होगा। अरे नहीं हुजूर, कतई नहीं। और अपनी बात कहते कहते सेल्समैन ने उस बॉक्स को हवा में लहराया और वह बॉक्स खूबसूरत के कागज में पैक होकर सामने आ गया, जिस पर गिब का पूरा नाम और पता लिखा हुआ था। इस नज़ारे ने मुझे पूरी तरह चकित कर दिया था, जिसका भाव शायद मेरे चेहरे पर बहुत स्पष्ट उभर आया था। उस सेल्समैन ने मेरा चेहरा देखा और हंस पड़ा। एकदम सच्चा जादू है सर, बिल्कुल असली। सचमुच मज़ा आ गया, मैंने फिर कहा। फिर वह सेल्समैन एक के बाद एक नए पुराने जादुई खेल गिब को दिखाने लगा। कुछ जादू तो बहुत ही अजीब थे। वह उन्हें उलट पलट कर दिखता जा रहा था, उनके बारे में समझाता जा रहा था। उसके पास एक नन्हा गुड्डा था जो बीच बीच में किसी समझदार सयाने इंसान जैसे अपना सिर हिलाता जा रहा था। अब इस खेल तमाशे के क्रम में मेरा ध्यान ज़रा इधर उधर हो गया था, तो सेल्समैन ने 3 बार कहा, हेलो। उसके बाद उस गुड्डे की ओर से एक महीन सी लेकिन साफ आवाज़ सुनाई पड़ी, हेलो हेलो हेलो। लेकिन मेरा ध्यान तो किसी दूसरी की बात में उलझा हुआ था। हमारी हलचल के अलावा और अपनी भव्यता के बावजूद वह जगह कितनी स्तब्ध और ठहरी हुई सी थी। एक सन्नाटा जैसा था वहाँ, जो सारी हलचल को सोख ले रहा था। एक सर्पिल आकार का कॉर्निस था
जिस पर अलग अलग तरह के मुखौटे टंगे हुए थे। वह मुखौटे अपनी सजावट से तो खूब थे, लेकिन वहाँ ठहरी एक रास्ता को बढ़ा रहे थे। अचानक मेरा ध्यान एक बेहद बेढंगे दिखते कर्मचारी की ओर गया। वह मेरे वहाँ होने की तरफ से पूरी तरह बेखबर था। उसके कद का 3/4 हिस्सा खिलौनों के एक ढेर से ऊपर निकला हुआ था और वह एक मूर्ति की तरह एक खंभे पर झुककर खड़ा था और उसका पूरा वजूद एक भयावहता पैदा कर रहा था। सबसे ज़्यादा खौफ उसके चेहरे पर उसकी नाक से पैदा हो रहा था। पहले तो लगा था कि वह कुछ मजाकिया दिखने की कोशिश में है, लेकिन फिर उसकी नाक एक लाल लचीली छड़ी की तरह लंबी होती चली गई थी। ऐसा उसने कई बार किया। मेरे दिमाग में तुरंत यह ख्याल आया कि यह दृश्य गिब को नज़र नहीं आना चाहिए। मैं गिब की ओर घूमा और मैंने देखा कि गिब अपने में मस्त उस सेल्समैन के साथ लगा हुआ है। वे दोनों मेरी तरफ देखते हुए आपस में फुसफुसाकर कुछ बातें कर रहे थे। गिब एक स्टूल पर खड़ा था और सेल्समैन अपने हाथ में एक बड़ा सा ढोलकी जैसा ड्रम लिए हुए था। लुका छिपी का खेल पापा, गिब उत्तेजना से चिल्लाया। देखो! और इससे पहले कि मैं कुछ हस्तक्षेप कर सकूं, उस सेल्समैन ने वह बड़ा सा ड्रम गिब के ऊपर उलट दिया। यह ठीक मेरी आंखों के सामने हुआ। यह ड्रम उठाओ, मैं चीखा। अभी तुरंत! तुम मेरे बच्चे को डरा दोगे। हटाओ यह ड्रम। उस छोटे बड़े कान वाले आदमी ने तुरंत ड्रम हटाया और मुझे दिखाया। उसमें कुछ नहीं था और सामने रखा स्टूल एकदम खाली था। देखते देखते मेरा बच्चा गायब हो गया था। आप जानते ही हैं कि ऐसे अशुभ अनिष्टकारी क्षण अचानक दबे पांव बे आवाज़ ही प्रकट होते हैं और आपका कलेजा मुंह को आ जाता है। तब आपकी सिट्टी पुट्टी गुम होती है, अकल काम नहीं करती। आप बेहद तनाव से घिरकर जैसे पथरा जाते हैं, ना गुस्सा ना आवेश। उस समय बस मेरी हालत ऐसी ही हो गई थी। कुछ देर की स्तब्धता के बाद मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और मैंने उस खीसे निपोड़ते सेल्समैन के सामने रखे स्टूल पर कसकर एक लात जमाई। बंद करो यह तमाशा, मैंने तमतमाकर कहा। कहाँ है मेरा बेटा? आप खुद देखिए, उस आदमी ने कहा और वह खाली ड्रम मुझे दिखा दिया। कोई धोखा नहीं है सर। मैं हाथ बढ़ाकर उस आदमी की ओर झपटा, लेकिन उसने फुर्ती से कलाबाजी खाकर मुझे गच्चा दे दिया। फिर एक बार मैंने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन वह मेरी गिरफ्त से छूटा और उसने भाग निकलने के लिए सामने दिखता दरवाज़ा धकियाकर खोल दिया। रुक जाओ, मैं चीख उठा। वह ज़ोर से हंसा। मैं तेज़ी से उस पर झपटा और यकायक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धाड़! ओ माय गॉड! सॉरी सर, मैं आपको आते हुए नहीं देख पाया। माफ़ कीजिए, मैं रीजेंट स्ट्रीट पर था और एक भले आदमी से टकरा गया था। मुझे बस कुछ ही हाथ की दूरी पर हकबकाया परेशान सा गिब खड़ा था। उसके बाद उस आदमी और मेरे बीच क्षमा याचना जैसी कुछ बातचीत हुई। गिब सहज होता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया। स्पष्ट है कि वे पहले बहुत घबराया गया था। गिब अपने हाथ में 4 पैकेट थामे हुए था और उसने फिर तुरंत ही मेरी उंगली पकड़ ली। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल खो गया था। मैंने वहीं खड़े खड़े जादुई दुकान के उस दरवाजे को देखने की कोशिश की जहाँ से वह सेल्समैन भागा था। आश्चर्य, सचमुच आश्चर्य! वहाँ पर ना तो कोई दरवाज़ा था, ना हुई जादुई सामान की दुकान। बस सामने फोटोग्राफर की दुकान नज़र आ रही थी, जिसके बगल में वह पोल्ट्री थी। उस अजीब से पशोपेश की मनस्थिति से मैं केवल यह कर पाया कि मैंने सड़क के किनारे की तरफ आया और मैंने हाथ दिखाकर आती हुई एक टैक्सी रोक ली। गिब ने गहरी सांस छोड़ते हुए हमारे घर के इलाके का नाम लिया। उसके एक शब्द से मुझे अपना पता याद करने में मदद मिली और मैं टैक्सी में बैठ गया। तभी मुझे अपने कोट की पीछे की जेब में कुछ रखा हुआ सा महसूस हुआ और फिर मुझे पता चला कि मेरी जेब में कांच की एक गेंद थी। इससे मेरी हैरानी और बढ़ गई, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। गिब भी खामोश बैठा हुआ था। सारे रास्ते कोई किसी से कुछ नहीं बोला। लंबे मौन के बाद आखिर गिब ने ही मुंह खोला। पापा,
वह बहुत बढ़िया दुकान थी। मुझे यह एहसास हो रहा था कि गिब के सामने इस सारी घटना से जुड़ी कोई हैरत नहीं है। वह अपनी उस शाम के अनुभव को बहुत ही खुशनुमा और सहज पा रहा था और वह अपने हाथ में 4 पैकेट संभाले हुए था। इस पैकेट्स में क्या होगा? मेरे मन में यह एक उलझन भरा सवाल था। साथ ही मैं अपने आप से यह भी कह रहा था कि इस छोटे से गिब को कहाँ रोज रोज ऐसी मनपसंद खरीदारी का मौका मिलता है, इसलिए इसका खुश होना स्वाभाविक ही है। लेकिन मैं अभी तक अपनी उलझन भरी स्थिति से उबर नहीं पाया था। पैकेट्स खोलने पर मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई थी। 3 पैकेट्स में वह बॉक्स थे जिनमें से वहाँ ट्रेन चलाने वाले सैनिक निकले थे, लेकिन यहाँ वह सैनिक केवल धातु के बेजान पुतले भर थे। इसके बावजूद उन पुतलों की बनावट बहुत सजीव थी और गिब इस बात को बिल्कुल भूला हुआ था कि उस दुकान में तो वह जादुई करिश्मा दिखाने वाली चीज़ थी। चौथे पैकेट में एक बिल्ली के बच्चे जैसा एक खिलौना था। सफ़ेद रंग का एकदम सच्चा सा दिखने वाला वह खिलौना भी बहुत मनमोहक लग रहा था। पैकेट्स खोलकर इस सारे सामान को देखने से मेरा मन कुछ शांत हुआ था कि चलो अब यह प्रसंग खत्म हुआ। उसके बाद मैं अपने बगीचे में ज़रा टहलने निकल गया और पता नहीं वहाँ कितनी देर अपने में घूमता खोया रहा। मेरी स्मृति में ठहरे हुए इस प्रसंग को घटे 6 महीने बीत गए। अब हमें वह सैनिक और वह बिल्ली का बच्चा एक साधारण खिलौने जैसा लगने लगे। शायद गिब के लिए भी यह एक मामूली सी बात रह गई, लेकिन इससे मैंने एक बात समझ ली कि गिब के साथ जाते समय हमें एक जिम्मेदार माता पिता की तरह सतर्क रहना चाहिए। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन गिब के साथ जाते समय मैंने उससे पूछा, कैसे हो गिब? अगर तुम्हारे वह खिलौना सैनिक जिंदा हो जाएं और कदम ताल करते हुए चलने लगें तो? गिब ने तुरंत वह शब्द दोहरा दिया जो उसे उस दुकान में सैनिकों से कहना होता था। बस फिर वह सैनिक चल पड़ेंगे। क्या सचमुच ऐसा हो सकेगा? मैंने हैरत में आकर गिब से सवाल किया। और क्या, नहीं तो मैं इन्हें इतने शौक से लेता ही क्यों? मैंने गिब के इस उत्तर के बाद अपने मन में किसी शंके को जगह नहीं दी और मैं अक्सर अचानक वहां जाने लगा जहां वह खिलौना सैनिक रखे हुए थे, लेकिन मुझे वह कभी सजीव होकर कदम ताल करते नजर नहीं आए। यह रहस्यमयी बात मेरे मन में कैसे एक गुत्थी बनकर बैठी हुई है, यह बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ मेरे सामने उस सब सामान के पैसे का सवाल भी खड़ा है। अपने बिल सही समय पर अदा करना मेरी आदत है। उसके बाद मैंने कई बार रीजेंट स्ट्रीट पर उस दुकान को खोजते हुए चक्कर लगाए, लेकिन वह दुकान मुझे कहीं नज़र नहीं आई। हार कर मैंने सोच लिया कि चलो, जब वह दुकान वाला खुश है तब तक ठीक है, और गिब का पता ठिकाना तो उस दुकान वाले के पास है ही। जब भी उसकी मर्ज़ी होगी वह बिल हमारे पास भेज देगा, फिक्र क्या करनी। तो मित्रों, कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर पाएं विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकारों के उपन्यास और विश्व प्रसिद्ध कॉमिक्स कहानियाँ। धन्यवाद।